हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डेली में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 20 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स क्वेश्चन है आज भी। आप लोगों ने अगर मेरे जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज अप टू डेट मिलेगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कल या प्रोबेबली आज ही हम लॉन्च कर दें हमारा बुक, जो जीके का बुक है, लास्ट मिनट रिवीजन फॉर DFCCL स्टूडेंट्स। सो वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप लोग वो परचेस कर लेना और उसका जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जीके को फॉर ग्रांटेड ले लिया है और जीके ही आप लोगों की नैया एक तो पार करा देगा या फिर नया डुबा देगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जीके को इग्नोर मत कीजिए। जीके एंड मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है DFCCL के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से, जहाँ पे ज़मीन है। तो 4 प्लैनेट जो है, देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और 4 प्लैनेट जो है वो गैसियस प्लैनेट है, और इन दोनों को बीच में एक बॉर्डर बनती है, वो होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है कि भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, ठीक है, वो कौन से 2 प्लैनेट के बीच में है। एक है मार्स, ठीक है, ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट पूरा, और फिर जुपिटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है, नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसका मतलब सैटर्न जो है वो गैसियस प्लैनेट है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the minimum age required to become the president, vice president of India और governor of Indian state। तो देखो हमारे जो राज्यसभा के लिए भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। अब 35 एज की क्यों उन लोगों ने क्राइटेरिया रखा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपीरियंस जो है, ऐसा नहीं कि कम उम्र वाले लोग जो है देश नहीं संभाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक्सपीरियंस जो होता है, एक एज के बाद हम लोगों को एक्सपीरियंस आ जाता है, तो 35 उसका मिनिमम एज रखा गया है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लोकसभा की जो हमारा लोकसभा के लिए हम जब सदस्य के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो याद रखो, लोकसभा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है या फिर सदस्य बनना है तो आपका मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए, ठीक है। 25 साल एज होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो कौन सी पर्सनैलिटी है भाई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है या 2 बार उन्होंने चढ़ा है। तो वो है नोंग गोम्बू। क्या है उनका नाम, नोंग गोम्बू करके इनका नाम है, ये याद रखना है आपको। द पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्ट्रोवर्शियल तेहरी डैम वॉज बिल्ट ओवर। तो जो विवादास्पद तेहरी बांध है, तेहरी बांध जो है देखो सबसे हमारा ऊंचा बांध है। इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तेहरी डैम है, और कौन से रिवर पे है, वो भगीरथी रिवर पे है। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए, सबसे लंबा अगर पूछा जाए, तो वो है हमारा हीराकुड डैम, ठीक है। हीराकुड जो डैम है वो कौन से नदी पर है, वो है हमारी महानदी। महानदी कहाँ से बहती है, उड़ीसा से बहती है, उड़ीसा से बहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो है तेहरी डैम विच इज़ ऑन भगीरथी रिवर। लॉन्गेस्ट डैम इज़ अ हीराकुड डैम विच इज़ ऑन महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर। Which of the following constitutional amendments was responsible for the inclusion of Konkani, Manipuri and Nepali languages in the 8th schedule of the constitution? तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, NTPC का आंसर की आ चुका है। तो आपने क्या करना है कि NTPC का जो आंसर की है उसका आंसर की हमारे जो ई बुक है उसके साथ मैच करके देखना, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, आपने अगर परचेज़ किया तो उसका एटलीस्ट 7 से 8 बार रिवीजन करना, आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, जितने भी एग्ज़ाम में जीके एज अ सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो देखो जो हमारी 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ये कल भी हमने कवर किया था। और 22 लैंग्वेज में एक जो है फॉरेन लैंग्वेज है, वो कौन सी है, नेपाली, ठीक है। तो ये जो है देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई है, ये हमारे 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हुज टेन्योर द 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था ये। कैनिंग के टाइम पे एक्चुअली क्या था ना, गवर्नर जनरल करके पहले पोस्ट रखते थे। अब गवर्नर जनरल माने कि प्राइम मिनिस्टर की तरह, ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे आके रहते नहीं थे, वो ब्रिटेन से ही राज गद्दी संभालते थे। और उनके कोई काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि उनका कोई अधिकारी, बड़ा ऑफिसर यहाँ पे आता था एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो काम करता था। तो वो पोस्ट का नाम वो हमेशा चेंज करते रहते थे। जैसे पहले गवर्नर जनरल था, चेंज करके उसको कर दिया वायसराय। तो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, ये भी अगर क्वेश्चन बना तो आपको आंसर देना है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही 1857 रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो ये राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इज बेस्ड ऑन। तो जो ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशेषण किस पर आधारित होता है, तो ये देखो कैपिलरी एक्शन पर आधारित होता है। किसके ऊपर आधारित होता है, कैपिलरी एक्शन के ऊपर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब क्या है कि देखो ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, तो इसको अपोजी कहा जाएगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, अपोजी कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI एक्सपांड्स टू, ये इतनी मतलब जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर NTPC का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट फुल फॉर्म के है ही उसमें। पहले की जीके की बुक थी उसमें भी ऑलरेडी हमने फुल फॉर्म प्रोवाइड कर दिए थे। तो आपने अगर वो बुक परचेस कर रखी है जीके की, जो मैंने अभी जस्ट बताई 239 वाली, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर वो नहीं परचेस किए और आने वाली जो न्यू बुक है वो परचेस कर रहे हो तो उससे भी रिवीजन आपको करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। तो डेसिबल जो है वो साउंड का यूनिट है, किसका यूनिट है, ये ध्वनि का यूनिट है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट से ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो किसका यूनिट, सॉरी ओहम जो है वो किसका यूनिट है, तो वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रेलवे के द्वारा तो बहुत ही बार पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल क्वेश्चंस है। मैं आप लोगों को अगर एक स्ट्रैटेजी बताऊं, अभी फ़िलहाल आप लोगों ने क्या करना चाहिए कि NTPC के जितने भी आपको पेपर मिलते हैं फ़िलहाल वाले, ठीक है, 2021 वाले, वो सारे इकट्ठा कर लो। भले उसको परचेस करने की ज़रूरत पड़े आपको, या फिर किसी फ्रेंड से मांगने की ज़रूरत पड़े, मांग लो, किसी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड कर लो, और ना उसके जीके के क्वेश्चंस एक इकट्ठा कंपाइल एक फाइल बना देना, कंपाइल करके उसको डेली पढ़ना, वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आई गारंटी यू, क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही आपका एग्जाम कराने वाली है, DFCCL का। तो NTPC के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इवन NTPC के क्वेश्चन CGL में भी रिपीट हो रहे हैं, जो अभी CGL चल रहा है एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज़ मैं जितना सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों का, मेरा काम है सजेशन करना, आप लोगों को बताना किस तरह से आपको पढ़ना है क्या नहीं। बट अगर आपने ये सजेशन मान लिया ना तो आपके जीके के मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और जीके का ई-बुक परचेस कर लेना, जो न्यू ई-बुक लॉन्च हो रहा है, और उसका अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ही था आज, 10 ही क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, एंड जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।